नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल पुरोहित, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मैं प्राचार्य हूँ। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिसके विषय का नाम है रिटेल मैनेजमेंट। वर्तमान में हम देखें तो मैनेजमेंट विषय एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। यदि हम करते भी हैं, तो हम उसके टारगेट तक, लक्ष्य तक पहुँचने में कहीं न कहीं हमको व्यवधान उत्पन्न होंगे। उसी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है रिटेल। तो रिटेल मैनेजमेंट जो विषय है, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम आगे देखने जा रहे हैं। मैं आप सभी को इस विषय पर अत्यंत संक्षेप में बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे विषय का नाम है विभिन्न स्टोर लेआउट और फिक्चर्स का उपयोग। तो ये हमारा विषय है, उत्पादों की बिक्री के लिए तैयार करने में ग्राहक ऑर्डर संधारित करना। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोर फिक्चर। ये हमारा सेकंड टॉपिक इसी में है कि हमारा स्टोर लेआउट तैयार हो गया। हमारा स्टोर लेआउट के बाद हमने जो हमारे लेआउट के टाइप्स हैं, उनमें से हमने कोई एक टाइप्स को चुन लिया। हमने हमारा स्टोर डिज़ाइन कर लिया, हमारी सेल शुरू हो गई, कस्टमर आने लग गए। अब उनमें आपने बार-बार देखा होगा कि एक फिक्चर्स शब्द आ रहा था। सभी लेआउट में कोई ना कोई फिक्चर्स का उपयोग हुआ है, और बिना फिक्चर्स के कोई भी लेआउट कंप्लीट नहीं माना जा सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है। और एक अच्छा लेआउट तैयार भले हम कर लें, परंतु यदि उसमें एक अच्छा फिक्चर हम नहीं लगा सकते हैं, यदि हम ये दोनों कॉम्बिनेशंस को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो हमारे स्टोर्स में सेल बढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें इन दोनों बिंदुओं पे हमारे स्टोर का जो एरिया है, हमने उसका जो लेआउट तैयार किया है, साथ में उसमें फिक्चर्स किस प्रकार अरेंज किए हैं, इन दोनों का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तभी हमारा स्टोर सक्सेसफुल स्टोर्स के रूप में सबके सामने, ग्राहकों के सामने एक अच्छा स्टोर, एक अच्छे ब्रांड के साथ साबित हो पाएगा। तो हम बात करते हैं स्टोर फिक्चर्स। स्टोर फिक्चर्स एक आकर्षक और कुशल खरीदारी अनुभव बनाने में महत्वपूर्ण है। ठीक बात है। यदि मैंने अभी बताया कि अगर कोई आकर्षक तरीके से हमको हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, तो उस डिस्प्ले करने के लिए हमको फिक्चर्स की ही मदद लेना पड़ेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यही बात बताई गई है। ये फिक्चर्स फर्नीचर कहीं ज़्यादा है, उत्पादों को इस तरह से प्रदर्शित करने के लिए उपकरण है, जो ध्यान आकर्षित करते हैं, आपके स्टोर की ब्रांडिंग करते हैं, बिक्री को बढ़ावा देते हैं। इन सब बातों को यदि हम देखें, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पिक्चर से ही संभव है। हमने एक स्टोर बनाया, उस स्टोर को बनाने के बाद उसमें एक लेआउट तैयार किया कि कहाँ पर क्या प्रोडक्ट रखा जाएगा। लेकिन उस प्रोडक्ट को रखने के लिए किस प्रकार का पिक्चर चाहिए, कहीं राउंड टेबल चाहिए, कहीं हैंगर चाहिए, कहीं पर हमको बड़े डिस्प्ले बताने के लिए बड़े प्रकार के वॉल के सहारे जो लगे होते हैं, वो पिक्चर्स चाहिए। तो ये सारे पिक्चर्स कौन-कौन से होते हैं, कौन-सा पिक्चर्स कहाँ उपयोगी होता है, छोटे प्रोडक्ट के लिए कौन से फीचर्स हो सकते हैं, कितनी इसकी टाइप्स होती है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा आने वाली स्लाइड में करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्टोर फिक्चर्स, मैंने भी बताया आपको कि फिक्चर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना? हम सबसे पहले इन फिक्चर्स के नामों पे एक बार चर्चा करते हैं, फिर एक-एक करके इनकी डिटेल चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पहला है बॉडी फॉर्म्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, शारीरिक आकृतियाँ। हम किसी छोटी-सी जगह पे भी जब जाते हैं, कि छोटी-छोटी दुकानों पे, कपड़े की दुकान हो सकती है, वहाँ पर कुछ बॉडी फॉर्म्स में कुछ आकृतियाँ होती है, जो कि प्लास्टिक के हो सकते हैं, और उनके ऊपर बड़ा बढ़िया तरीके से ड्रेसअप किया होता है। कोई अगर आभूषण या गहने ज्वेलरी की शॉप होती है, वहाँ पर भी आजकल गले में और हाथ में उनकी ज्वेलरी लगाई जाती है। तो इस प्रकार की जो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, उनका उपयोग पिक्चर्स के रूप में किया जाता है, आकर्षक बनाने के लिए, हमारे डिस्प्ले को सजीव
बनाने के लिए, लाइव दिखाने के लिए इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं, शारीरिक आकृतियाँ, उनको पिक्चर्स के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरा है रेक्स, आप सब समझते हैं। ग्रिड लेआउट में आपने देखा था कि अलग-अलग प्रकार की रेक लगी होती है जिसमें दोनों तरफ प्रोडक्ट को हम रख सकते हैं डिस्प्ले में, उसको दिखा सकते हैं। तो रेक हो सकती है ना? हैंगर्स होते हैं, आप देखते होंगे आप जब शॉपिंग मॉल में जाते होंगे और किसी क्लॉथ डिपार्टमेंट में कपड़े के शोरूम पे जब जाएँगे, स्टोर में जाएँगे, डिपार्टमेंट में जाएँगे तो वहाँ पर अलग-अलग प्रकार के हैंगर्स होते हैं। है ना? जो हमारे बच्चों के कपड़े होते हैं, उनके हैंगर छोटे टाइप के होते हैं, कुछ स्टाइलिश हैंगर्स होते हैं, यूथ के अलग होते हैं, मेन के अलग होते हैं, वुमन के अलग प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हैंगर्स की भी कई वैरायटियाँ होती हैं, जिनमें हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले में रखा जाता है। वॉल डिस्प्ले, ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्प्ले होता है, आपने देखा था कि अ हर प्रकार के जितने भी हमने लेआउट पढ़े उसमें कहीं न कहीं वॉल का सहारा ज़रूर लिया गया है, क्योंकि हमारी पूरी स्पेस कवर होती है। तो जो वॉल के साथ-साथ लगे हुए हमारे फिक्चर्स होंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो एंट्री लेते से एंट्रेंस से ही हमको वॉल पे दिख जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट हम दूर से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वॉल डिस्प्ले, जिसको हम दीवार प्रदर्शन बोलते हैं, वो भी हमें दिखाई देता है। और अगला है डिस्प्ले केसेस, प्रदर्शन मामले। जो डिस्प्ले लगे होते हैं, आप देखते होंगे कुछ काँच के अलग-अलग रेक हो सकते हैं या कोई और प्रकार का डिस्प्ले हो सकता है, कोई राउंड टेबल पे हम किसी प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं। आप देखते होंगे कोई एक्सेसरीज़ होती है, आप अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, स्टोर पे गए हो, तो वहाँ अलग-अलग प्रकार से मोबाइल पड़े होते हैं, तो वो डिस्प्ले किस प्रकार से किए जाते हैं, तो वो सारा इस डिस्प्ले केसेस में शामिल किया जाता है। स्टोर पिक्चर आपके स्टोर को सजाने और ग्राहकों को आकर्षित करने का एक सस्ता तरीका है। इसने पूरी बात को सिर्फ 2 शब्दों में समेटा है कि जो स्टोर पिक्चर्स है, वो क्या करता है, स्टोर को सजाने के लिए, पहला बिंदु, दूसरा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, है ना? पहला क्या बिंदु बताया उसने कि हमारे स्टोर को सजाने के लिए। आप एक स्टोर बना रहे हैं लेकिन उसमें कोई सजावट नहीं है, तो फिर वो एक कमरा है। वो सिर्फ़ एक खाली स्पेस है, जिसमें कोई आकर्षण नहीं है। तो उसको आकर्षित बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फ़िक्चर्स का सहारा लेना पड़ेगा। जो इसमें फ़िक्चर्स दे रखे हैं, उन फ़िक्चर्स में से आपके प्रोडक्ट के लिए कौन-सा फ़िक्चर्स ज़्यादा उपयोगी है, कौन-सा फ़िक्चर ज़्यादा यूज़फुल है, आपको उसमें से चुनना पड़ेगा और वो चुनाव करने के बाद आपको आपके स्टोर में आपके लेआउट में शामिल करना पड़ेगा, तभी वो आकर्षक स्टोर माना जाएगा। दूसरा, ग्राहकों को आकर्षित करेगा। जब आपने स्टोर को आकर्षक बना लिया, आपका स्टोर बहुत सुंदर दिख रहा है, उसकी सजावट बहुत अच्छे से प्रॉपर हो चुकी है, तो कोई भी ग्राहक जब उसमें आएगा, तो वो और आकर्षित होगा। वो दूर से देखेगा कि यार इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, यहाँ बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। तो आज जैसा कहा था ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आज के ज़माने के हिसाब से चलने के लिए हमको इस पिक्चर्स का सहारा लेना होगा। अब हम एक-एक करके एक-एक तो जो हमने पिक्चर्स देखे उसको हम डिटेल से समझते हैं। पहला है शारीरिक आकृतियाँ। तो मैंने बताया था आपको, ये आप देख रहे होंगे चित्र में भी, इस प्रकार से कुछ मॉडल्स होते हैं जो हमारे बने हुए होते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे। तो ये आपको हर प्रकार के स्टोर में मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति जो चीज़ खरीदना चाहता है, वो इनको देखकर इमेजिन करता है अपने ऊपर कि यार ये ऐसा इस प्रकार से लग रहा है, तो मैं जब पहनूँगा, जब मैं भी ऐसा ही लगूँगा। तो इससे क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जिसको व्यक्ति खरीदना चाह रहा है वो तो खरीदेगा, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ़ यहाँ सामने देख के, डिस्प्ले में देख के भी खरीदने की हमारी इच्छा हो जाती है। तो इससे हमारी सेल्स बढ़ती है। तो आपने भी देखा होगा कभी-कभी कि आपने सिर्फ़ ये ऐसे देखकर और उस प्रोडक्ट को खरीद लिया होगा। तो इससे हमारी सेल्स बढ़ती है। ये शारीरिक आकृतियाँ जो होती है, इसमें यही मैंने बात पूरी लिखी है। आपने खुदरा और परिधान स्टोर में फिट मॉडल देखे होंगे। मैंने बताया अभी हाल कि ज़्यादातर रिटेल में ही इस प्रकार के प्रोडक्ट रखे जाते हैं और परिधान, जो कपड़ों से संबंधित हमारे प्रोडक्ट होते हैं, मर्केंडाइज़ होते हैं, उनमें ये मॉडल आप देखने को आपको दिखेंगे। कपड़े हो सकते हैं, वो कपड़े पहने होते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ ज्वेलरी की शॉप में भी इस प्रकार के मॉडल्स रखे जाते हैं। उनके ऊपर कुछ गहने जो ज्वेलरी होती है उनको सजाया जाता है कि वो जब कोई कस्टमर आए तो इनको पहना हुआ देखकर उसके मन में ये इच्छा शक्ति जागे कि यार ये जब मैं पहनूंगा तब मुझ पे भी इस प्रकार से ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो वो इच्छा शक्ति आपके अंदर जगे, इसीलिए इनका उपयोग जो स्टोर में किया जाता है। फिर उसके बाद ये बॉडी फॉर्म जो होते हैं वो अ, हमको आकर्षित करते हैं किसी वस्तु खरीदने के लिए। ग्राहक कल्पना कर सकता है कि आइटम खुद पर कैसा दिखेगा, जैसे जो वस्तु है वो खुद पर कैसी लगेगी। मैंने बताया आपको अभी, इस प्रकार का रिटेल स्टोर, फिक्चर, परिधान स्टोर के लिए सबसे अच्छा काम वो करता है।
अब ये भी आपने डिस्कस कर लिया है। अनुपात और आकार एक रिटेल स्टोर फिक्चर के रूप में बॉडी फॉर्म की सीमाएँ हैं। मतलब आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपने बहुत सारे इस प्रकार के बॉडी फॉर्म फॉर्मेट कर दिए, आपने एस्टेब्लिश कर दिया आपके स्टोर में और आपने आपके स्टोर की स्पेस को ही ध्यान में नहीं रखा। तो हमारे स्टोर की स्पेस कितनी है, उसमें हमको कितने स्पेस में डिस्प्ले करना है, कितने स्पेस में हमको हमारा काउंटर बनाना है, कितने स्पेस में हमको हमारा कैश काउंटर बनाना है, एग्ज़िट कहाँ से होगा, ये सब बातों को ध्यान में रखने के बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी संख्या में होंगे। बहुत ज़्यादा रखने से हमारे जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो कि हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने में हमको नुकसान पहुँचाएगी। तो इसमें यही कहा गया है कि हमको ये कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में, किस रेशो में लगाना है, उसका भी निर्धारण हमको पहले से करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस स्लाइड में शारीरिक आकृतियों को आपको समझाया गया है। नेक्स्ट है रेक। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो स्टोर्स होते हैं उसमें रेक तो आपने ज़रूर देखे होंगे। आजकल तो हमारे जो छोटी शॉप्स होती है वहाँ पर भी रेक का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो कुछ रेक के आप एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे। इस प्रकार की रेक होती है, यहाँ बहुत सारे आइटम डिस्प्ले हो जाते हैं। ये वॉल के साथ लगती है, मतलब पूरा वॉल एरिया कवर करती है हमारा। तो जैसे ही कोई कस्टमर हमारे स्टोर में एंटर होता है तो उसको वॉल पर ये सारी जो डिस्प्ले में आइटम्स या हमारे जो प्रोडक्ट रखे होते हैं वो उसको देखने में आ जाते हैं और वो उन सबसे भली-भाँति परिचय हो जाता है। उनमें से कुछ आकर्षित प्रोडक्ट भी होते हैं, जो इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं, उसकी तरफ भी उसकी नज़र जाती है और वो जिसको हम बोल सकते हैं कि अनप्लान्ड परचेज़, उसमें वो आ जाता है। प्लानिंग करके नहीं आया था, पर वो खरीद लेगा क्योंकि डिस्प्ले में उसको दिखी है और डिस्प्ले का यही सबसे बड़ा फ़ायदा भी होता है। इस प्रकार की रैक भी देखी होगी आपने, ये कपड़ों से संबंधित लेके यहाँ पर कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे किराने की शॉप में देखी होगी आपने, ये इस प्रकार के अलग प्रकार के जो हैं रैक है। तो इन सब रैक में हम इसको एक बार देख लेते हैं, तो रैक कपड़ों को व्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रदर्शित करता है। ठीक है? रैक में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कपड़े व्यवस्थित रूप से दिखाई दे रहे हैं। हम अगर एक के बाद एक इसको घड़ी करके फ़ोल्ड करके एक के ऊपर एक रखेंगे, तो वहाँ पर इतने बेहतर ढंग से डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, तो हम वहाँ पर इस प्रकार के रैक का यूज़ करेंगे। यही हमको ध्यान में रखना है कि कब, कहाँ, किस प्रोडक्ट के लिए किस प्रकार के रैक का उपयोग करें, जिससे हमारा आइटम डिस्प्ले होते समय पूरी तरह से इफ़ेक्टिव दिखे और कंज़्यूमर के माइंड पे अपनी छाप छोड़े। फिर आगे वो बता रहा है सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जगह की बचत होगी। बिल्कुल ठीक बात है। एक वॉल के सहारे ही होते हैं, बीच की पूरी स्पेस हमको मिल जाती है जहाँ पे कंज़्यूमर हमारे कस्टमर का आवागमन होगा। तो ये भी एक होता है। छोटे और मध्यम आकार के स्टोर इस तरह के फ़िक्चर से लाभ उठाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये छोटे और मध्यम मैंने बताया अभी आपको किराने की दुकान हो सकती है, कोई छोटे व्यापारी होते हैं, कोई मध्यम प्रकार के व्यापारी होते हैं, वो इस प्रकार के स्टोर को उपयोग में लेते हैं। कुछ प्रकार के रैक जो आपको आमतौर पर स्टोर में मिलेंगे वो कौन-कौन से होते हैं तो मैं उनके नाम आपको एक बार बता देता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला है गोल और अर्धगोल कपड़ों की रैक। आपने देखा होगा कि एक राउंड टाइप की रैक होती है जिसमें राउंड पूरी एक टेबल टाइप होती है, उसमें सब तरफ से कपड़े जमे होते हैं, उसको राउंड रैक बोलते हैं। एक हाफ राउंड भी होती है, आधा राउंड, तो कस्टमर उधर से निकलता है, उस तरफ नहीं इस तरफ से उसको देख पाता है। तो जिस प्रकार का हमारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमको रैक का डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे पूरी राउंड सर्कल वाली रैक लगानी है या हाफ राउंड वाली रैक का उपयोग अपने स्टोर में अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए करना है। फिर है शेल्फ रैक और मल्टी कपड़ों की रैक। शेल्फ आप देख रहे हैं ऐसे कोई शेल्फ हो सकती है, तो इस प्रकार की रैक का उपयोग भी हम कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए। परिधानों के बैग रैक, है ना? 4 वे गारमेंट रैक, टावर्स और गोंडोलस और टेबल। ये कुछ रैक के नाम मैंने बताए हैं। इन रैक का उपयोग करके हम हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से प्रोडक्ट को डिस्प्ले आसानी से किया जा सकता है, ज़्यादा प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जा सकता है और हम अपने ग्राहक को उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं, जब हम इन रैक का उपयोग सही तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है कपड़े हैंगर। आप देखते होंगे हैंगर के भी कई टाइप्स होते हैं। जब हम कोई शॉपिंग के लिए जाते हैं तो इस प्रकार के अलग-अलग टाइप के हैंगर्स भी होते हैं और आजकल तो और नए टाइप के डिज़ाइनर कई प्रकार के हैंगर्स भी आ चुके हैं, जिनमें आसानी से कोई भी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे ढंग से डिस्प्ले किया जा सकता है। यदि कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी 90% है,
उसको 100% करना है, तो ये डिस्प्ले जो होता है वही उस प्रोडक्ट को 100% क्वालिटी से भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये आप कुछ देख रहे होंगे हैंगर से कपड़ों के, यहाँ पे आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि अलग-अलग प्रकार के जो क्लॉथ होते हैं, उनके हैंगर के टाइप भी बदल जाते हैं। लगभग सभी परिधान स्टोर में विविधता प्रदर्शित करने के लिए हैंगर का उपयोग किया जाता है। मैंने भी बताया आपको कि अलग-अलग प्रकार के जो परिधान होते हैं, जो हमारे क्लॉथ होते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है, उनके लिए अलग-अलग टाइप के वैराइटीज़ वाले हैंगर्स का उपयोग हमें करना होता है। एक व्यापारी एक ही कपड़े के कई संस्करणों को एक के पीछे एक कुशलतापूर्वक प्रदर्शित कर सकता है। आप देखते होंगे कि एक रैक है, उसमें एक के पीछे एक हैंगर से अलग-अलग हमारे प्रोडक्ट टंगे रहते हैं। कंज्यूमर आता है, उसको आगे-पीछे खसकाता है, देखता है और उसमें से अपनी साइज़ का या अपने मनपसंद कलर का कोई भी जो प्रोडक्ट था, उसको बाहर निकालता है और उसको एक बार अपना देखता है कि यूज़ करता है, ठीक लगता है, तो उसको खरीद लेता है। तो इसलिए यहाँ पर वही बात बताई गई है। खरीदार उपलब्ध विकल्पों को जल्दी से स्कैन कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने अभी आपको बताया कि यदि हम एक के ऊपर एक घड़ी करके हमारे प्रोडक्ट रखेंगे, उसकी बजाय हैंगर में जब प्रोडक्ट रखें, तो जो परचेज़र है, जो माल को खरीदने वाला हमारा ग्राहक है, वो उपलब्ध विकल्पों में से जो हमारे पास ऑप्शन है, अवेलेबल ऑप्शंस, उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को आसानी से स्कैन कर लेगा दिमाग में कि मुझे तो ये वाला प्रोडक्ट चाहिए और फिर वो उस प्रोडक्ट को निकालेगा और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये हैंगर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और सेल बढ़ाने में और खरीदार के लिए उसको शॉपिंग में मदद करने में। हैंगर के भी कई टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं ड्रेस हैंगर, पैंट हैंगर, स्कर्ट हैंगर, बच्चों के कपड़ों के हैंगर, सूट हैंगर और कोट के हैंगर। इस प्रकार से हम जब देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि हमारे प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए फीचर्स कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना? हम जब किसी मॉल में जाते हैं या आप इस वीडियो को देखने के बाद अब जब शॉपिंग करने किसी स्टोर पे जाएँगे, तो आपको ये पूरा वीडियो आपके माइंड में रिकॉल होगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये मैंने उसमें देखा था, ये वही चीज़ है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम हमारी सेल्स को प्रमोट करने में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है दीवार प्रदर्शन। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दीवार पर अलग-अलग प्रकार की कुछ-कुछ चीज़ें लगी हुई है ना? और इसको बोलते हैं कि वॉल पे हम किस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट का प्रेज़ेंटेशन करें, किस प्रकार से उसको डिस्प्ले करें कि जिससे कंज़्यूमर के माइंड में हमारे प्रोडक्ट की छाप छूट जाए। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपको बताई गई है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वॉल डिस्प्ले मतलब जो दीवारों से जुड़े हों, जो दीवार पर लगे हुए हों, है ना? कभी-कभी वे स्वतंत्र रूप से अलग से भी खड़े डिस्प्ले होते हैं जो दीवार की ओर झुके हुए होते हैं। अ, जैसा कि एक तो होता है कि दीवार पर ही अटैच कर दें, एक होता है कि दीवार के साथ उसको हम अटैच नहीं करते हुए और उसको अलग से रखेंगे और अलग से रखते हुए वो हमको वॉल के साथ-साथ दिखाई देंगे। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की बात बताई गई है ना? यह असीमित अनुकूलन के अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है। असीमित मतलब अनलिमिटेड। हमको हमारी फ़ेवरेबल जो प्रोडक्ट है, जो हमको डिस्प्ले में दिख रहा है, वो ज़्यादा आसानी से दिखाई दे, उसके लिए ये हमको क्या बनाता है? असीमित अनुकूलन देता है। फिर जैसे ये कहाँ पे देखते जाता है तो कोई आपने देखा होगा कोई शूज़ की छाप हो, जूते-चप्पल जहाँ होते हैं शूज़, वहाँ पर हम देखते हैं कि वॉल पर पूरे के पूरे जो लगे होते हैं उसमें अलग-अलग डिस्प्ले में हमारे को अलग-अलग प्रकार के शूज़ दिखाई देते हैं। हम वो देखते से समझते हैं कि मुझे वो वाला शूज़ खरीदना है या वो वाले कपड़े खरीदना है या वो पर्स खरीदना है, जो लेडीज़ पर्स होते हैं वो भी इस प्रकार के जो होते हैं वॉल वाले डिस्प्ले उसमें ज़्यादा आसानी से दिखाई देते हैं और दूर से देखते से हमको हमारा प्रोडक्ट हमारे तरफ हमको आकर्षित करता है कि इस प्रोडक्ट को मुझे खरीदना चाहिए। तो ये सारी वस्तुएँ छोटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हो सकती है, ये सारी वस्तुओं के लिए वॉल वाला जो डिस्प्ले होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जितने प्रकार के हम ये देख रहे हैं पिक्चर्स, उनमें मेरे स्टोर के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, वो चुनना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। यदि हमने हमारे स्टोर के हमारे प्रोडक्ट कौन-सा है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने कोई यदि पिक्चर्स को चयन कर लिया, तो हम सफलता के शिखर को छू लेंगे। लेकिन यदि हमने उसके विपरीत हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा स्टोर का स्पेस क्या है, उसके विपरीत हमने यदि कोई पिक्चर्स को चुन लिया, तो हम अ, गहराई में जो खाई होती है, उसमें भी बिज़नेस को ले जा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पिक्चर्स का चयन। इसमें कौन-कौन से हो सकते हैं? तो बताया कि डिस्प्ले लकड़ी, प्लास्टिक या धातु के बने होते हैं। ये तो साधारण सी बात है कि आप जो आपके डिस्प्ले में दिख रहे हैं, वो आप लकड़ी के भी बनवा सकते हैं, किसी धातु के बनवा सकते हैं या प्लास्टिक के भी आजकल बहुत अच्छे-अच्छे डिस्प्ले आने लगे हैं।
सामान्य दीवार प्रदर्शन में कौन-कौन से हो सकते हैं, तो कुछ नाम यहाँ पर दिए गए जिनको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पेग बोर्ड होता है ना? पाइपलाइन रोलिंग रैक होता है ना? फ्लोर स्टैंड होता है, स्लेट वॉल पैनल और इंसर्ट होता है, ग्रिड वॉल पैनल और डिस्प्ले होता है और टोकरी टाइप में होते हैं जो आजकल सजावटी वस्तु होती है। आप देखते होंगे कि किसी मॉल में गए चॉकलेट लेने के लिए, वहाँ पर जो चॉकलेट हमको 10-10 रुपए की चॉकलेट होती है, हमने 10 डेयरी मिल्क खरीदी या कैडबरी खरीदी और उसको 10-10 रुपए में 100 रुपए लगते हैं। लेकिन वही मॉल में या स्टोर में क्या करते हैं, एक टोकनी में सजा देते हैं और उसके ऊपर से ऐसी कोई अच्छी सी कोई डेकोरेशन कर देते हैं और वहाँ मॉल में वॉल के वहाँ लटका देते हैं और वही 500 1000 रुपए में बिकने लगती है। तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि आज जो ज़माना है वो वही है कि जो दिखता है वो बिकता है। इसीलिए हमको भी इन डिस्प्ले में इस प्रकार की वैराइटीज़ ऑफ पिक्चर्स का यूज़ करना है और हमारी सेल्स को बढ़ाना है। नेक्स्ट जो है डिस्प्ले केस। डिस्प्ले केस भी एक तरह का पिक्चर्स होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये डिस्प्ले केसेस है। यहाँ पे हमने सिर्फ़ डिस्प्ले के लिए रखा है। जैसे हमारे जो शॉप में जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डिस्प्ले में रखा है। फिर जब कस्टमर उस डिस्प्ले में से कोई प्रोडक्ट को चुनता है तो हम उसको फिर जो हमारे स्टॉक में रखा हुआ है, हमारे पास रखा हुआ उसमें से हम देके उसको और वो सेल कर देते हैं। तो ये डिस्प्ले केसेस होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आइटम हम डिस्प्ले में रख सकते हैं। तो डिस्प्ले केस का उपयोग आम तौर पर आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियो गेम्स आदि जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बड़े-बड़े कैमरे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने जो एक एग्ज़ाम्पल भी है, तो ये बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं, इनको हम डिस्प्ले में लगा देते हैं। जब कोई कस्टमर बोलता है कि इस तरह का कैमरा मुझे चाहिए, तो हम उसको हमारे पास जो कैमरा होता है वो दिखाते हैं और फिर हम उसको सेल आउट कर पाते हैं। तो इस प्रकार के जैसे आप आभूषण की दुकान पे कभी गए होंगे, ज्वेलरी की दुकान पे गए होंगे शॉप पे, वहाँ पर एक ऐसा डिस्प्ले होता है जिसपे काँच का ऊपर से होता है टेबल पर और अंदर पूरी ज्वेलरी लगी होती है। हम उन ज्वेलरी में देखते हैं और देखकर उसमें से हम हमारा प्रोडक्ट चुनते हैं कि इस प्रकार की ज्वेलरी मुझे दिखाइए। तब वो हमको जो वहाँ का सेल्समैन होता है, वो आसानी से हमको हमारी सबसे पहले वो हमारे मन में क्या चल रहा है, वो उस डिस्प्ले में से हमसे पूछ कर वो चेक कर लेता है, समझ जाता है और हमारी बात को समझने के बाद वो उसी प्रकार की वैरायटी हमारे सामने रखता है और हमारे मन की 10% इच्छा शक्ति को 100% में बदलकर वो प्रोडक्ट को सेल कर पाता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले केस बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर ये आदर्श भंडारण केस है जो उत्पादों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब इसमें एक समस्या क्या है? समस्या यह है कि वे भारी होते हैं और स्टोर में कहीं भी स्थापित नहीं किए जा सकते। मतलब आपने देखा होगा सब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाब ज्वेलर्स का आभूषण का एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ। पंजाब ज्वेलर्स पे आप जब जाएँगे तो जब एंट्री करेंगे तो वहाँ भारी भरकम फिक्चर्स बने होते हैं। और ऐसे डिस्प्ले केस लगे होते हैं इसमें पूरा का पूरा आभूषण गोल्ड की ज्वेलरी उसपे जमी होती है। अब वो बहुत भारी होती है उसको हम रोज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपने जब भी उसको लगाने का प्लान किया है ऐसे फिक्चर्स को तो आपको पूरी प्लानिंग से पूरी योजना बना के काम करना होगा क्योंकि अगर हमने एक बार गलत प्लानिंग कर दी और हमने हमारे स्टोर का एरिया में वो फिक्चर्स अरेंज कर दिए तो उसके कारण बाद में हमको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है क्योंकि हमको फिक्चर्स चेंज करने में, स्पेस बदलने में भी खर्चा होगा। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे पूर्ण दृष्टि प्रदर्शन केस मतलब ओपन पूरा, जिसमें हमको काँच के अंदर पूरा का पूरा सभी दूर से हमको वैरायटी दिखेगी, जो डिस्प्ले में हमको प्रोडक्ट को रखा गया है। तो ये होता है पूर्ण दृष्टि। हाफ विज़न डिस्प्ले, हमको एक तरफ से हमको दिखाई देता है सामने से, दूसरी तरफ से उनके उधर से वो पैक होता है, उसको बोलते हैं हाफ विज़न। तो ये वाला डिस्प्ले भी हो सकता है ना? रेक काउंटर भी हो सकता है ना? फिर कैश रजिस्टर स्टैंड भी हो सकते हैं। तो ये कुछ थे डिस्प्ले केस के उदाहरण। तो आप समझ रहे होंगे कि छोटी-सी चीज़ थी, छोटा टॉपिक था लेकिन उसके अंदर कितनी सारी ऐसी चीज़ें थी इस पे हमने कभी विचार ही नहीं किया। लेकिन जब हम जाते हैं तो हम आकर्षित भी इन्हीं चीज़ों से होते हैं। हम खुद एक कंज़्यूमर हैं, कस्टमर हैं, हमको भी लगता है कि यार इस प्रकार के प्रोडक्ट को कैसे खरीदूँ तो मेरे अंदर जो इच्छा शक्ति होगी खरीदने की वो तभी 100% होगी जब वो बेहतरीन ढंग से डिस्प्ले किया गया हो। नेक्स्ट है पिक्चर्स का महत्व। अब हमने पिक्चर्स के अभी टाइप्स समझे पूरे कि कितने प्रकार के पिक्चर्स होते हैं, हमने डिटेल से उसको समझा। अब पिक्चर्स का महत्व क्या है और उसका प्रभाव क्या है, उसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ग्राहक अनुभव और बिक्री को बेहतर बनाना। सबसे महत्वपूर्ण बात पिक्चर्स की यही है कि जो ग्राहक का अनुभव है, उसका आपके स्टोर पे जो एक्सपीरियंस आएगा, उसका जो अनुभव रहेगा और बिक्री हमारी ज़्यादा कैसे हो, बेहतर कैसे हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस में पिक्चर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। जैसे पहला है अनुभव में सुधार। ग्राहक अनुभव
को बेहतर बनाने के लिए पिक्चर्स को सही प्रकार का चयन किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है, वो बेहतर आए, उसका फीडबैक जो है, उसकी प्रतिपुष्टि जो है हमारे प्रोडक्ट को ले जाने के बाद वो बेहतर आए, वो दोबारा हमारे स्टोर्स पर आए, तो उसके लिए आपको पिक्चर्स का चयन करते समय बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको योजना बनानी पड़ेगी। दूसरा है ग्राहक का ध्यान आकर्षित करना। बिल्कुल ठीक बात है। पिक्चर्स का उपयोग ही इसीलिए किया जाता है कि जो हमारा कस्टमर है उसका ध्यान तुरंत उस प्रोडक्ट पे जाए। यदि हमने कुछ ऐसे पिक्चर्स लगा दिए कि लगाने के बाद भी कस्टमर को उसके बिल्कुल नज़दीक आकर वो फिर देखना पड़ रहा है, तो वैसा हमारा डिस्प्ले या वैसा हमारा पिक्चर्स उपयोगी नहीं होगा। बल्कि हमको कैसा पिक्चर्स का उपयोग करना है कि दूर से ही उसकी नज़र उस प्रोडक्ट पे चली जाए जो हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना एक महत्वपूर्ण महत्व होता है बिंदु। अगला बिंदु है ब्रांड छवि। उचित पिक्चर का चयन ब्रांड की छवि को भी सुदृढ़ करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके स्टोर की एक ब्रांड इमेज बने, कस्टमर्स के मन में उस प्रोडक्ट को लेने के बाद अगली बार आपके स्टोर पर फिर से आने का मन हो और साथ ही साथ वो अन्य लोगों को भी माउथ पब्लिसिटी करे, तो ब्रांडिंग करने के लिए भी आपको आपके स्टोर का पिक्चर्स आपको सुव्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, पूरी प्लानिंग से आपको चयन करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। अगला बिंदु है पिक्चर्स का प्रभावी उपयोग। बिल्कुल ठीक बात है। पिक्चर्स का सही उपयोग ग्राहक अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। यहाँ पे आपको देखने में आया होगा कि जो ग्राहक के अनुभव है, वो पिक्चर्स को प्रभावी बनाते हैं। मुझे वो फीडबैक में अगर लिख के जाएँ कि आपके स्टोर में आप कितने पॉइंट देंगे इस लेआउट को या डिज़ाइन को या आपके स्टोर को, तो वो 10 में से 10 पॉइंट दे के जाए। ऐसा हमारा पिक्चर्स होना चाहिए। बिक्री में वृद्धि। पिक्चर्स का सही उपयोग बिक्री में सीधा योगदान देता है। आपको पता है कि कोई भी ग्राहक यदि आपके स्टोर पर आता है, तो वो एक प्रोडक्ट लेने आया है और मैंने बार-बार बताया है कि वो जो अनप्लान्ड परचेज़ है, जिसकी वो प्लानिंग करके नहीं आया है और यदि वो अनप्लान्ड परचेज़ भी करके जाता है, तभी हमारे स्टोर से सेल बढ़ेगी और सेल बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी पिक्चर्स की, क्योंकि पिक्चर्स से ही हमारे प्रोडक्ट का डिस्प्ले एक अच्छे आकर्षक तरीके से, प्रभावी तरीके से हो सकता है। एक लास्ट बिंदु है उत्पादों की दृश्यता। जब हमारा कोई प्रोडक्ट किसी पिक्चर्स पे हमने डिस्प्ले किया है, हमने जो डिस्प्ले के टाइप देखे उसमें से कोई सा भी डिस्प्ले हो, हमने उस पे डिस्प्ले किया है, तो उसकी दृश्यता मतलब देखने में, दिखाई में एकदम से आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने ऐसा कोई पिक्चर चुन लिया है कि वो डिस्प्ले में रखा भी है परंतु ग्राहक की नज़र तक नहीं जा पा रहा है। वो उसकी नज़र से कहीं छूट रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है और उसने देखा ही नहीं। तो कोई प्रोडक्ट जब देखा ही नहीं है, तो उसको खरीदने के बारे में उसके मन में पहला जो पॉइंट होता है कि मन में विचार आना, वो तक नहीं आएगा, जिसके कारण हमारी सेल्स बढ़ नहीं पाएगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि उत्पाद की दृश्यता जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी जो विज़िबिलिटी है, वो प्रॉपर होना चाहिए, वैसा पिक्चर्स हमको चुनना होगा। तो यहाँ पर ये मैंने पिक्चर्स के कुछ महत्व और आपको प्रभाव बताए हैं। नेक्स्ट है, वीडियो में तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको हम एक अब टॉपिक बोल सकते हैं ग्राहक ऑर्डर प्रक्रिया। अब हमने सबसे पहले देखा था कि स्टोर हो गया हमारा, स्टोर का लेआउट हो गया, उसके बाद हमने अलग-अलग प्रकार के लेआउट सीख लिए, फिर हमने उस लेआउट में साज-सजावट वाली बातें समझी, फिर पिक्चर्स के बारे में पढ़ा। अब जब वस्तु को अल्टीमेटली अंतिम रूप से उपभोग करने के लिए, उसको कंज़्यूम करने के लिए उपभोक्ता ने, ग्राहक ने जब खरीद लिया है, तो आता है ग्राहक ऑर्डर प्रक्रिया। ऑर्डर प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण का हम एक बार अवलोकन करते हैं। पहला है ऑर्डर को लेना। आप सभी समझते हैं कि यदि कोई शॉप पे हम जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं, तो सबसे पहले ऑर्डर को लिया जाता है। ग्राहक की आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रारंभिक बातचीत करना आवश्यक है। आप जब कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले आपसे वो आपकी पसंद को, आपकी लाइक डिसलाइक को समझना चाहता है कि इस ग्राहक की मनोविज्ञान
उसके मन में चल रही बात क्या है, वो किस प्रकार के प्रोडक्ट में रुचि रख रहा है, वो पहले वो जो वहाँ का सेल्समैन होता है वो हमारे से बातचीत करके समझ लेता है और फिर हमको उसी प्रकार की प्रोडक्ट को वो डिस्प्ले में दिखाई देते हैं या तो दिखाता है या वो खुद हमको शो ऑफ करता है। तो सबसे पहले एक ऑर्डर लेना, ऑर्डर लेने के लिए एक प्रारंभिक बातचीत होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है ऑर्डर की पुष्टि। अब जब हमसे प्रारंभिक बातचीत कर ली है, तो ग्राहकों को उनके ऑर्डर की जानकारी सही ढंग से देना और उसकी पुष्टि प्राप्त करना। हमने हमारे सामने जो सेल्समैन है उसको हमारे मन में जो प्रोडक्ट लेने की बात थी वो उसको हमने जानकारी दी। उसने उस प्रकार के प्रोडक्ट हमको दिखाए और दिखाने के बाद उसने हमसे ऑर्डर लिया और एक बार ऑर्डर लेने के बाद वो हमसे पुष्टि करता है, वो हमसे फीडबैक लेता है कि ये ऑर्डर आपने पसंद किया था, ये प्रोडक्ट पसंद किया था, इसका ऑर्डर आपने नोट करवाया है। इस ऑर्डर की आप पुष्टि कर दीजिए, मतलब आप फीडबैक दे दीजिए कि हाँ, यही वस्तु आपने पसंद की है, तब वो ऑर्डर की पुष्टि कहलाती है, फीडबैक। फिर है भुगतान प्रक्रिया। ऑर्डर की पुष्टि के बाद ग्राहकों से भुगतान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। अब जब अब आपका ऑर्डर हो गया, आपकी पुष्टि भी हो गई, फीडबैक हो गया, उसने आपको दिखा दिया कि यही प्रोडक्ट आपका है, फिर आप जब काउंटर पे आते हैं तो आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट के कई प्रकार के सिस्टम होते हैं, आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही भुगतान की प्रक्रिया के बारे में आपको बता रहा है। नेक्स्ट है ऑर्डर पूरा करना। ग्राहक को उनके ऑर्डर के उत्पाद को सही समय पर और सही स्थिति में प्रदान करना। अब हमने पेमेंट भी हो गया, अब आखिरी बिंदु क्या बचता है कि ग्राहक तक उसका प्रोडक्ट उसके हाथ में चला जाए, जिसको उसका उपयोग करना है। वो कंज्यूमर जो इस प्रोडक्ट को खरीद रहा था, उसने सबसे पहले ऑर्डर लेना, ऑर्डर की पुष्टि करवाई, पेमेंट करवाया और अब वो ऑर्डर में जो वस्तु था, जो प्रोडक्ट था, वो ग्राहक के हाथ तक पहुँच जाए व्यवस्थित तरीके से और इस प्रकार ये जो ऑर्डर प्रक्रिया थी, ये यहाँ पर संपन्न होती है। तो आपने इन बिंदुओं के माध्यम से समझा होगा कि ग्राहक ऑर्डर प्रक्रिया क्या होती है। कंज्यूमर ऑर्डर प्रोसेस थी ये, जिसके ये महत्वपूर्ण चरण थे, ये स्टेप्स थे। अगला है ग्राहक सेवा का महत्व बिक्री में, ग्राहक संतोष से बिक्री में वृद्धि। वो क्या बोल रहा है कि जो ग्राहक सेवा है, मतलब आप देखते हो कभी-कभी आपने इसका नाम सुना होगा आफ्टर सेल सर्विस। कंज्यूमर को सर्विसेज दी जाती है ना? हम कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं उसके बाद जो सर्विस दी जाती है हमको साल भर तक या 2 साल तक या 6 महीने तक, वो होती है आफ्टर सेल सर्विस। तो जो कंज्यूमर सर्विस है उसके बारे में इस स्लाइड में आपको बताया गया है। पहला बिंदु है ग्राहक संतोष महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने सुना होगा हम भारत देश में रहते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें ग्राहक को हम देवता मानते हैं, भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो उनकी संतुष्टि, उनका संतोष ही सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हम उसके बदले में कोई पेमेंट नहीं लेंगे, पेमेंट तो लेंगे, लेकिन उनका उनके साथ वैसा व्यवहार करेंगे जिस प्रकार से हम भगवान का व्यवहार करते हैं, कोई धोखा ना देंगे, उन्हें सही वस्तु की जानकारी देंगे, सही प्रोडक्ट बेचेंगे, तो हम लंबे समय तक ब्रांड के नाम से पहचाने जाएँगे। तो ग्राहक संतोष महत्वपूर्ण होता है, संतुष्ट ग्राहक पुनः खरीदारी करते हैं, जिससे बिक्री में वृद्धि होती है। अब आप खुद ही सोचिए कि यदि आप किसी स्टोर से एक बार कोई प्रोडक्ट लेते हैं और वहाँ पर आपको सिर्फ़ वो बातचीत बहुत अच्छे से कर लेता है और आखिरी में आपको बहुत अच्छे से बिहेवियर करके भुगतान करने के बाद आपको प्रोडक्ट हाथ में देता है और आपसे विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर बोलता है कि आप पुनः पधारिए, तो आपके मन के अंदर एक छवि बनती है कि इसी शॉप से मुझे अगली बार भी परचेज़िंग करनी होगी। इस प्रकार उसकी सेल्स में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है सकारात्मक अनुभव। सकारात्मक अनुभव क्या होता है? तो सकारात्मक ग्राहक अनुभव ब्रांड की छवि को मजबूत करते हैं। मैंने अभी बताया कि जब हम ग्राहकों से फीडबैक लेंगे, जैसे छोटी-छोटी बातें हैं, हमने किसी ग्राहक की डेट ऑफ बर्थ लिखवा ली, अब जब उसका जन्मदिन आएगा, हमने एक छोटा-सा मैसेज कर दिया, एक फ़ोन लगाकर उसको बधाई दे दी हमारी शॉप की तरफ से, माई स्टोर्स की तरफ से। तो ये छोटे-छोटे बिंदुओं को यदि हम ध्यान में रखते हैं, तो हमारी सकारात्मक अनुभव हमको मिलते हैं, हमारी जो छवि है, वो हमारी ब्रांड इमेज के रूप में बनने लगती है और वो पॉजिटिव और अच्छी ब्रांड के रूप में हम हमारे कस्टमर के सामने और पेश आ पाते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट है नए ग्राहकों को आकर्षित करना। संतुष्ट ग्राहक नए ग्राहकों को आकर्षित करेगा, जो व्यापार के लिए लाभदायक होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। सारे बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कड़ियाँ होती है ना कड़ियाँ, उस प्रकार से। अगर ग्राहक संतोषपूर्ण हम ग्राहक को संतुष्ट करते हैं, तो ही वो सकारात्मक अनुभव देगा। बाहर जाके हमारी पॉजिटिव जो है वो गुडविल क्रिएट करेगा।
हमारे व्यापार की जो गुडविल होगी उसकी इमेज अच्छी प्रस्तुत करेगा लोगों के सामने, और जब इमेज अच्छी प्रस्तुत करेगा, उसके सकारात्मक अनुभव होंगे, पॉजिटिव एक्सपीरियंस होंगे, तो नए ग्राहक आकर्षित होंगे क्योंकि वो माउथ पब्लिसिटी करेगा। हम जो पब्लिसिटी करते हैं उसमें पैसा लगता है, लेकिन कंज्यूमर यदि सैटिस्फाई होता है और वो बाहर जाके 10 लोगों को बताता है, तो उससे हमारी ग्राहकों की जो एक क्राउड है, वो हमारे स्टोर की तरफ आकर्षित होगी और ज़्यादा ग्राहक आने से हमारी सेल्स में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहक वफादारी। बिल्कुल ठीक बात है, उच्च गुणवत्ता वाली सेवा ग्राहक वफादारी को बढ़ाती है। मैंने भी बताया कि हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अच्छी गुणवत्तापूर्ण वस्तु यदि हम बेचेंगे, भले ही उसमें थोड़ा-सा प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन लंबे समय तक हमारी ब्रांडिंग बनेगी, हमारी एक अच्छी इमेज क्रिएट होगी, जिससे हम एक पर प्रोडक्ट भले ही कम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर की संख्या बढ़ने के कारण हमारी वो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और हम अच्छा लाभ कमा पाएँगे। और लास्ट पॉइंट है उत्कृष्ट ग्राहक सेवा। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों की आवश्यकताएँ पूरी हो। बिल्कुल ठीक बात है। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा क्या होती है, मैंने बताया था कि कंज्यूमर की सर्विस, मतलब आज हमने कोई प्रोडक्ट को सेल कर दिया, वहीं तक हमारा रिलेशन कस्टमर से नहीं होना चाहिए, बल्कि आफ्टर सेल सर्विस, और कंज्यूमर को ये भी बोलें कि इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कुछ होता है तो आप हमारे पास आइए, हम इसमें आपकी मदद करेंगे। इतना बोलने भर से कस्टमर हमारे साथ स्वतः रूप से जुड़ जाता है, हृदय से जुड़ जाता है, और उसको लगता है कि यार इस शॉप से, इस शॉप के मालिक से ही मुझे अपनी वस्तु खरीदना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है वो ज़माना किसका है, ट्रस्ट का। यदि कोई गोल्ड की बात करूँ मैं, आप किसी ज्वेलरी शॉप पे गए हैं और वहाँ यदि आपका परिचय नहीं है, तो आपके मन में हमेशा संशय रहेगा कि यार ये गोल्ड ठीक है या नहीं है? कहीं इसमें कोई मिलावट तो नहीं है? लेकिन जब हम किसी ऐसे हम किसी ऐसी शॉप पर जाते हैं जिनसे हम पूर्व में भी ले चुके हैं, तो वहाँ पर एक रिलेशन मेंटेन हो जाता है। सिर्फ बातचीत करते-करते ऐसे हम कस्टमर बन जाते हैं, हमारे कस्टमर ऐसे बन जाते हैं कि जहाँ पर वो उनका हम में और उनमें ऐसा ट्रस्ट आ जाता है कि वे हमारे नाम से ही वस्तु खरीद लेते हैं। हम शॉप पे नहीं भी होंगे, फिर भी उनको विश्वास है कि यार मैं इनके यहाँ से खरीद रहा हूँ, तो बेस्ट होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आप यदि आपकी मम्मी के साथ यदि कहीं शॉप पे जाते हैं ज्वेलरी की, तो मम्मी को वो शॉप का जो मालिक है वो भी पहचानता है। जैसे ही जाते हुए सबसे बोला, आइए आंटी जी, आइए आप ये प्रोडक्ट देखिए, बड़े दिनों बाद आए, लीजिए चाय लीजिए। तो ये छोटी-छोटी बातें उस जो दुकान का मालिक है, जो शॉपकीपर है, उसने अपनी शॉप की ब्रांडिंग के लिए उपयोग करी। एक कप चाय पिलाने से, अच्छी बात कर लेने से यदि उसके मन में, ग्राहक के मन में विश्वास पैदा होता है, तो इससे बड़ी बात मेरे ख्याल से अपने स्टोर की सेल्स बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता है, तो हमें इस प्रकार की बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्डर प्रबंधन प्रणाली। ये जो हमारा ऑर्डर होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसका कौन-सा सिस्टम होता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ऑर्डर प्रबंधन प्रणाली के कार्य भी बोल सकते हैं, इसके कुछ प्रॉफिट या लाभ होते हैं, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। ऑर्डर ट्रैकिंग, आपको पता है कि ऑर्डर ट्रैकिंग प्रणाली ग्राहक को उनके ऑर्डर की स्थिति जानने में मदद करती है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। यदि हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, जैसे ही हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं, उस डिस्प्ले लिस्ट में से उसका प्राइस देखते हैं और उस पे ओके करके फीडबैक देते हैं कि हाँ, यही प्रोडक्ट है, और उसका पेमेंट कर देते हैं। फिर एक ट्रैकिंग सिस्टम चालू होता है, जिससे हमको वो अपडेट करता रहता है कि आपका प्रोडक्ट बुक हो गया है, आपका प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से डिलीवर हो गया है, आपका प्रोडक्ट 1 घंटे में पहुँचेगा या 2 दिन में पहुँचेगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रैकिंग। इस ट्रैकिंग से हम अब घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर, सेल फ़ोन पर देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा है। इसको बोलते हैं विश्वसनीयता। हमको लगता है कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट शाम को 5 बजे आने वाला है, तो हम पहले से तैयार होते हैं। 5 बजते उसके पहले ही कि हाँ, कोई आएगा, हमको हमारा प्रोडक्ट डिलीवर कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक प्रबंधन। स्टॉक प्रबंधन के माध्यम से उत्पादों की उपलब्धता और पुनः आदेश की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। स्टॉक का मतलब आप सब जानते होंगे, अनसोल्ड गुड्स जो हमारे गोडाउन में पड़ा होता है, स्टोर में आवश्यकता के अनुरूप हम डिस्प्ले में लाते हैं, और सेल करने के बाद जब वो प्रोडक्ट सेल होता है तो फिर स्टॉक में से उसको लेके आते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक
में उत्पादों की उपलब्धता और फिर पुनः आदेश। यदि हमको लगता है कि हमारे गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा था वो भी खत्म हो रहा है, तो हमको रीऑर्डर करना पड़ता है, पुनः आदेश। तो वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब किस प्रोडक्ट का रीऑर्डर करना है, कितने समय में वो प्रोडक्ट हम तक आ पाएगा, हमारी जो सप्लाई चेन है वो किस प्रकार की है, उन सब बातों पे भी फोकस हमको करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा का लक्ष्य ग्राहकों की समस्याओं को तुरंत हल करना और उनके अनुभव को बेहतर बनाना। ग्राहक जो होता है, मैंने आपको बताया कि ग्राहक के बिना हमारा स्टोर जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको ग्राहकों को किस प्रकार बढ़ाना है, उनसे किस प्रकार इस प्रकार के रिलेशन बनाना है कि एक बार वो स्टोर में आ जाए, उसके बाद वो निरंतर हमारे ही स्टोर से जुड़ जाए और यहीं से शॉपिंग करे। तो उसके लिए ग्राहक सेवा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उनकी समस्या यदि कोई होती है, छोटी-मोटी समस्याएँ, तो उसको हमको तुरंत हल करना चाहिए, सॉल्व कर देना चाहिए। और समस्या सॉल्व करने से जो उनके अनुभव होते हैं, वो एक सकारात्मक अनुभव होते हैं और वो हमारे स्टोर से बल्कि हमारे साथ भी उनका एक अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है और वो हमारे सेल्स को निश्चित रूप से बढ़ाते हैं। एक सफल खुदरा स्टोर की केस स्टडी। अब हम छोटा-सा एक केस स्टडी लेते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, वो उसका पहला बिंदु है कि फ्री फ्लो लेआउट अपनाना। ऐसा उसने बताया, एक केस स्टडी बताता हूँ आपको। जैसे उसने सबसे पहले क्या बताया, हम कौन-सा लेआउट अपनाएँ। मैंने बताया सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टोर लेआउट। उसमें बहुत सारे लेआउट थे, अलग-अलग प्रकार के हमने टाइप्स ऑफ लेआउट पढ़ा है। तो यहाँ पर वो एक केस स्टडी में बता रहा है कि एक खुदरा स्टोर है, मतलब रिटेल स्टोर है कोई, उसने फ्री फ्लो लेआउट अपना लिया। फ्री फ्लो लेआउट आपको ध्यान में आ रहा है? जिसमें मैंने बताया था कि कहीं से भी ग्राहक आ सकता है, जा सकता है, उसमें कोई बंधन नहीं था, फ्री। तो वो वाला लेआउट उसने अपनाया है। स्टोर ने एक फ्री फ्लो लेआउट अपनाया, जिससे ग्राहकों को स्टोर के अंदर घूमने में आसानी हुई, क्योंकि वो फ्री है। आपको अगर इधर के काउंटर से उस काउंटर पे जाना है, तो वहाँ आप आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं पे भी बीच में कोई रेक वगैरह नहीं है। तो इस लेआउट में उसने लगाया, एक कोई शॉपकीपर है, उसने ये प्रकार का लेआउट को चुना, तो उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ? ग्राहकों के स्टोर के अंदर घूमने में आसानी हुई। दूसरा क्या हुआ फिर? उत्कृष्ट ग्राहक सेवा दी उसने। जो भी बिंदु आया था। इस केस स्टडी में जो शॉपकीपर था, उसने क्या किया, ग्राहकों की संतोषजनक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान करी। छोटी-मोटी कोई समस्या आई कस्टमर्स को, कुछ प्रॉब्लम आई, उसको तुरंत हल कर दिया, है ना? उनसे अनुभव साझा किए। कभी-कभी उनसे ज़रूरी नहीं कि कस्टमर हमारे पास प्रोडक्ट खरीदने आए तभी हम उनसे बातचीत करें। हम बीच-बीच में भी, वर्ष के बीच में हमको लगता है कि कोई नया प्रोडक्ट हमारे पास आया है ना? और हम नए प्रोडक्ट का डिस्प्ले करने वाले हैं, तो अब तब भी हम अपने ग्राहकों को फ़ोन लगा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि नया प्रोडक्ट आया है, आप ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। तो इस प्रकार की चीज़ों से क्या होगा, ग्राहक संतुष्ट होता है। इसको उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला था आकर्षक फीचर्स का उपयोग। उसने क्या किया, जितने फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें से अपने शॉप के अनुकूलता के अनुरूप, अपने स्थान की अनुकूलता के अनुरूप फीचर्स का चयन किया और उस फीचर्स के चयन के कारण आकर्षक रूप से वो डिस्प्ले कर पाया, जिससे उसकी सेल बढ़ी। तो लास्ट में वही बोला है कि जब वो ये सब कर रहा है, उसने फ्री फ्लो लेआउट अपनाया, ग्राहकों को अच्छी सेवाएँ दी, सर्विसेज़ अच्छी दे रहा है कस्टमर्स को, आकर्षक फीचर्स का उपयोग किया, अपने जो स्टोर था, उसका डिज़ाइन बहुत व्यवस्थित किया और इस प्रकार से उसकी बिक्री में क्या हो गई, वृद्धि। तो इन सब रणनीतियों का परिणाम क्या हुआ कि उसकी जो सेल होती थी उसमें 30% की और एक्स्ट्रा इंक्रीज़मेंट हुआ, मतलब वृद्धि हुई। तो ये हमने एक केस स्टडी देखी कि यदि हम अभी तक के पूरे टॉपिक के अनुरूप कोई कार्य करते हैं और व्यवस्थित रूप से करते हैं, तो सेल्स में 100% श्योरिटी के साथ हमारी वृद्धि होगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं विद्यार्थियों, इन क्वेश्चंस के आंसर अभी हमने जो वीडियो देखे उसी में है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को इस पूरे वीडियो में से समझने के बाद अपने आप इसके जवाब आप पाएँगे और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, जो इस पूरे वीडियो में मैंने समझाए हैं। उन्हीं के आधार पर परीक्षा के आईएमपी क्वेश्चंस के रूप में इनको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। क्या आपने कभी किसी ऑनलाइन
ऑर्डर में विलंब का सामना किया है? अगर हाँ, तो आपके अनुभव आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारी ठगी भी होती है, फ्रॉड भी होते हैं, आपको पता होगा। मैंने इसीलिए इसको आखिरी में लिया है कि अभी वर्तमान में कई प्रकार के जो होते हैं ऑनलाइन चीज़ों में ठगी होती है, कई प्रकार से हम गलत कॉल आ जाते हैं जिससे हम घबरा जाते हैं। तो मैं ये इस वीडियो के साथ-साथ आपको एक सोशल वर्क के नाते बताना चाहूँगा कि यदि किसी प्रकार का गलत कोई कॉल आता है, तो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भारत सरकार का एक नंबर है 1930, उस पे आप फ़ोन कॉल करके अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।